This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले फटाफट से देख लेते हैं आप सभी का पोल रिजल्ट। शायद 5 सितंबर का है। अच्छा, पोल रिजल्ट तो है नहीं, सॉरी मैं भूल गई थी। पोल रिजल्ट नहीं है भाई, क्योंकि आपकी जो पिछली क्लास थी वो कैसी थी, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया था पोल वाला। तो मतलब पोल वाला क्वेश्चन तो हुआ था, पर वो क्लास का क्वेश्चन नहीं था, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? तो हम पढ़ रहे थे संगत और असंगत रैखिक समीकरण युग्म। ये हम पढ़ रहे थे अपनी लास्ट क्लास में, जिसमें हमने कैसे क्वेश्चन किए थे। तो हमने अब ऐसे क्वेश्चन किए थे कि जहां पर हमें समीकरण दिया होगा, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम उसका ग्राफ नहीं बना सकते। बिना ग्राफ को बनाए हमें पता करना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। बिना ग्राफ बनाए पता करना था कि ग्राफ कैसा होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ समीकरण युग्म को देखो और देख के बताओ कि इसका ग्राफ कैसा होगा। क्योंकि अगर हमें एक बार ग्राफ का पता चल जाए कि भाई इस समीकरण का ग्राफ कैसा बन रहा है, तो हम उससे बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि उसके हल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, नंबर 1, अगर हमें ये पता है कि ग्राफ कैसा है, तो हम बता सकते हैं कि इसके जो हल है वो होंगे कि नहीं होंगे। अगर है तो कितने हैं। नंबर 1, हल है कि नहीं ये बता सकते हैं। नंबर 2, अगर हल है तो भाई कितने हैं वो भी हम बता सकते हैं। और नंबर 3, हम बता सकते हैं कि हमारे ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। इसके लिए हमने क्या सीखा था? इसके लिए हमने सीखा था कि आप पहले अपने समीकरण युग्म को देखिए और समीकरण युग्म में क्या कीजिए, तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 इनका मान निकालो। ठीक है, क्या करना है हमने इसमें? A1, B1, C1, A2, B2, C2 इनका मान निकालना है। और मान निकालने के बाद हमें करना होता है, लिखना होता है इनका अनुपात। मतलब हमें लिखना है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। ये 3 चीजें हमने निकालनी है। इन 3 चीजों को जब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इन तीनों केसेस में से कौन सा केस होगा। अगर तो क्या हुआ, आपने A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 निकाला, ठीक है, और A1 बटा A2, B1 बटा B2 के बराबर ही नहीं आया, तो हम कहेंगे ये केस नंबर 1 होता है। और अगर केस ऐसा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे बताइए इनकी ग्राफ की रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी मैम। प्रतिच्छेदी, बिल्कुल सिंपल, प्रतिच्छेदी। इसके लिए हमने देखो ट्रिक भी बनाई थी। ट्रिक ये बनाई थी, बिल्कुल हमने ट्रिक ये बनाई थी कि हुआ क्या, A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर नहीं आए, मतलब इनके बीच में लड़ाई हो गई। अब बराबर इनको नहीं मिल पाया ना, A1 बटा A2 का कुछ और ही मान आ रहा है, B1 बटा B2 का कुछ और ही मान आ रहा है, ये बराबर नहीं हो पाए। जब इनको चीजें बराबर नहीं मिली तो इनके बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई मतलब ये एक दूसरे से ऐसे टकरा गए। तो हम ऐसा इसको ऐसे याद रखते हैं कि जब ये बराबर नहीं होते, ये आपस में लड़ जाते हैं, लड़ते हैं तो टकरा जाते हैं, टकरा जाएंगे तो इस बिंदु पे आके इनकी टक्कर हो जाती है। ठीक है, अब अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो इसके हल कितने होंगे? एक मैम। बिल्कुल, इसका जो है वो एक हल होगा। जब रेखा प्रतिच्छेदी होती है तो हल केवल और केवल एक होता है। इसके लिए जो मैंने एक स्पेशल शब्द आपको बताया था, वो शब्द क्या है? किसी को याद हो तो? एक हल को क्या कहते हैं? अ से था कुछ, बताओ। अ से था उसका नाम, अ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उसको हम कहते हैं अद्वितीय। ठीक है, अगर हल केवल और केवल एक होता है तो उसको हम कहते हैं कि हल कैसा है? अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है कि इकलौता है। कैसा है? इकलौता है, जो कि होता भी है। जब हल एक ही है तो वो इकलौता ही होगा ना, वो बिंदु इकलौता होगा। ठीक है, तो हल इसका अद्वितीय होगा। और अगर इसका हल हमें मिल रहा है तो इसे मैं क्या कहूं? संगत कहूं क्या संगत कहूं? संगत में। संगत,
बिल्कुल, इसको हम कहेंगे संगत, क्योंकि हमें हल देखो ये सारी चीजें ना हमने पिछली क्लास में सीखी थी। जिन्होंने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, इसकी बच्चों रिकॉर्डिंग देख लिया करो, ठीक है। नंबर 2 केस था कि क्या हुआ, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों ही एक दूसरे के बराबर आ गए। तो हमने कहा जब ये एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो ये इतने खुश हो जाते हैं कि क्या करते हैं, बताओ कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर। खुश होंगे तो समांतर तो नहीं होती, संपाति मैम। संपाति, बिल्कुल। जब ये खुश हो जाएंगे, जब सबको बराबर बराबर हिस्से मिले, तो ये इतने खुश हो जाते हैं कि एक रेखा दूसरी रेखा को अपनी पीठ पे उठा लेती है। इतनी खुशी, जैसे कोई किसी का रिजल्ट निकलता है, कोई बच्चा अगर अपने स्टेट में टॉप करता है तो घर वाले क्या करते हैं, खुशी से उसको अपनी पीठ पे उठा लेते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या हुआ, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों बराबर हो गए, इनको बराबर बराबर हिस्सा मिल गया। तो ये इतने खुश हो गए कि एक रेखा ने दूसरी रेखा को अपनी पीठ पे चढ़ा दिया, और हम कहेंगे जो रेखा है बच्चों वो संपाती है। कैसी है? संपाती है, ठीक है। और जब रेखा संपाती होती है तो हल कितने होते हैं, बताओ? अनेक। अनेक। लेकिन इसके लिए जो शब्द यूज करना है वो क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इतने सारे हल जिनको आप गिन ही नहीं सकते। तो कैसे हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। कब? जब रेखाएं कैसी हो? संपाती हो, जब सारे के सारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर आ जाए, ठीक है। अगर ये हल दे रहा है तो इसे हम क्या कहें, संगत या असंगत? संगत। ठीक है। अब अगला केस आता है कि भाई A1 बटा A2 तो B1 बटा B2 के बराबर आ गया, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं आया। तो ऐसे में रेखाएं कैसी होंगी? समांतर में। समांतर, क्योंकि एक रेखा एक है जो बराबर आ रहा है और दूसरा है जो बराबर नहीं आ रहा है। एक को तो बराबर चीज मिल गई पर दूसरे को बराबर चीज नहीं मिली, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया भाई, ये चलेंगे तो साथ साथ पर एक दूसरे से नाराज रहेंगे, इसलिए ये दूर रहेंगे। चलेंगे साथ साथ, जहां भी जाएगी लाल रेखा, नीली रेखा भी उसके साथ साथ जाएगी पर थोड़ी दूर रहेगी, क्योंकि ये इससे नाराज है। क्योंकि A1 बटा A2 तो B1 बटा B2 के बराबर आ गया, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए थोड़ी सी नाराजगी आ गई, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगर रेखा समांतर होती है तो हल कितने होते हैं? कोई नहीं। ठीक है, कोई हल ही नहीं होता। जब रेखा समांतर होगी तो कोई हल ही नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होता तो हम उसको क्या कहेंगे, संगत या असंगत? असंगत। ठीक है, तो ये हमारे लिए असंगत युग्म है। कैसा युग्म है? असंगत युग्म है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा इसकी समरी जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब इसके पोल के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर केस नंबर 1 हुआ, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हुए, तो रेखा प्रतिच्छेदी है तो अद्वितीय हल और हो जाएगा संगत। अगर तीनों ही बराबर हो गए तो रेखा होगी संपाती मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसको भी कहेंगे हम संगत। अगर ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर नहीं तो क्या होगा, रेखाएं हो जाएंगी आपकी समांतर और हल कुछ भी नहीं होगा। जब कोई हल ही नहीं तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, असंगत है, ठीक है। क्लियर है सभी को? करें फिर क्वेश्चन पोल में। चलो तो एक सवाल पोल में करते हैं और फिर देखते हैं कि किस किस को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं, ठीक है। तो अभी के लिए चैट को ऑफ कर दिया मैंने। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको बोला है कि भाई 2 समीकरण थे, समीकरण कौन थे हमें नहीं पता, हाँ लेकिन हमें एक चीज पता है कि उनको जब उनका इन्होंने वो निकाला, अनुपात निकाले, तो अनुपात ऐसे आए। 2 समीकरण थे, हमें नहीं पता भाई वो क्या कौन कौन थे, पर उनका जो उत्तर आया, उनके उत्तर ऐसा आया कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर तो है,
लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। ध्यान से सुनो भाई, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर तो है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। अब यहां से आप पता करेंगे कि इसके कितने हल होंगे। पहले तो पता करो इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। एक बार आपको ग्राफ का पता चल गया तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि हल कितने होंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से कीजिए और आंसर आपने देना है पोल में। तो अगर आपको आंसर मिल चुका है तो आप सभी पोल सेक्शन में जाओ और अपना अपना आंसर दे दो। चलिए सभी ट्राई कीजिए। हाँ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर तो है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। हाँ, जिसने भी कर दिया हैंड रेज कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी कोशिश करते रहो। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे। 18 में से 13 बच्चों ने आंसर कर दिया, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। हैंड रेज करो, फटाफट से हैंड रेज करो जिसने आंसर कर दिया है। मुस्कान, अमित, राधा, कार्तिक जी के नाम से जो है, नीतू, अदिति, अंजू, आप में से अगर किसी ने आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलो 16 बच्चों ने आंसर दे दिया, तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर देना, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सही, वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हमें पता है कि भाई A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर तो है, लेकिन ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। जब एक बराबर होता है दूसरा बराबर नहीं होता, तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि ये दोनों रेखाएं आपस में हो जाती हैं नाराज, ठीक है, लेकिन चलती हैं साथ साथ। ये पहले समीकरण की रेखा भी साथ चले ऐसे को जाएगी, और दूसरे समीकरण की रेखा भी क्या करेगी भाई, जाएगी तो ऐसे ही, लेकिन इससे दूर रहेगी, क्योंकि उससे थोड़ी सी ये नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि भाई इसको तो बराबर चीज दे दी, इसको तो आपने बराबर चीज दे दी, पर इसको आपने बराबर चीज नहीं दी, तो इसलिए थोड़ी सी नाराज हो जाते हैं। और जब हमें पता है कि भाई रेखाएं समांतर होती हैं, तो समांतर रेखाएं होने पर हमें हल ही नहीं मिल पाता, कोई हल इसका नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस को हम क्या कहें, संगत कहें कि असंगत कहें? असंगत। बिल्कुल, इसको हम कहेंगे कि कैसा केस है ये, तो ये असंगत युग्म का केस है। चलो ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, पर आगे ध्यान रखना, मैं कह रही हूँ इस टेबल को फिर से ध्यान से देख लो भाई, कोई भी डाउट मत रखो। अगर ये दोनों बराबर नहीं तो रेखा समांतर होगी, रेखा समांतर है तो हल नहीं निकलता, और हल नहीं तो असंगत। अगर दोनों A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं होते तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, और प्रतिच्छेदी रेखा में एक ही हल होगा, हल मिल गया तो संगत कहेंगे, ठीक है। बात करें जब तीनों ही बराबर आ जाते हैं, जब तीनों को बराबर बराबर हिस्से मिल गए तो क्या होता है, इतने खुश हो जाते हैं कि एक रेखा के ऊपर, पीठ के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ जाती है और खुशी से मतलब नाचने लगते हैं। ऐसा सोचो, ऐसा बस इसको ट्रिक मान के चलो, ठीक है। तो ये वाला केस तो हमने कर दिया। अब देखते हैं कि आपको ये दो केस याद रहते हैं कि नहीं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन पोल में ही करेंगे, इसलिए अभी के लिए मैंने चैट कर दी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। इसका आंसर था कोई हल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको बोला है कि फिर से आपको ये नहीं बताया कि समीकरण कौन कौन है, आपको सिर्फ इतना बताया है, सिर्फ इतना कि उनको जब इन्होंने हल किया तो उत्तर कैसा आया। तो ये देखो, अरे हरियाणा बोर्ड 2017 में आया था क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन आया था MCQ में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो A1 बटा A2 था,
वो बराबर था B1 बटा B2 के, और वो बराबर था C1 बटा C2 के। मतलब ये सारे ही एक दूसरे के बराबर है। अब यहां से पहले तो पता कीजिए कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ग्राफ जैसा भी बन रहा हो उससे पता करो कि हल कैसे होंगे। और ध्यान रखना, यहां से आपका पोल रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपका जो पोल रिजल्ट है वो बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल अच्छे से और सोच समझ के आपने अपना आंसर देना है। ठीक है, ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड। रुको, अभी हैंड रेज मत करना भाई, अब हैंड रेज करो। जिसने भी आंसर दे दिया है अब आप अपने हैंड रेज कर सकते हो। डन मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर क्लास में तो 20 बच्चे हैं। मतलब अभी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जतिन, मुस्कान, गुगन, राधा, कार्तिक जी के नाम से जो है, नीतू, आंसर कर दो बच्चों। अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर दो। और अजय मूवल जी के नाम से जो है वो भी अपना आंसर पोल में जाके कर दो। अगर नहीं पता पोल कहाँ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया, लेकिन 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट दिख रहा होगा आपको पोल सेक्शन में। आंसर दे सकते हो आप चैट बॉक्स में। तो बताओ, सी, अपरिमित, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि तीनों बराबर हैं तो रेखाएं होंगी संपाती। एक के ऊपर दूसरी रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। एक के ऊपर दूसरी। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो अनेक हल निकलते हैं। कैसे हल? अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे हम, उसको भी पोल में करेंगे। तो मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने पोल के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इस बार भी आपको नहीं बताया है कि समीकरण कौन है, लेकिन हाँ उसका उत्तर जरूर बताया है कि इस बार क्या हुआ। जो A1 बटा A2 था वो B1 बटा B2 के बराबर ही नहीं आया। बिल्कुल ही बराबर नहीं आया। C1 C2 की तो बात कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि A1 A2 B1 B2 जब ये ही बराबर नहीं आ रहे तो C1 C2 को क्यों बीच में घसीटे, है ना? तो चलो फिर पहले इसको सॉल्व कर लो और आंसर देना है पोल में ही। और आंसर देने के बाद अपना हैंड रेज कर देना। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। डन मैम। ओके बेटा, 13 बच्चों ने अपने अपने आंसर दे दिए हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 15 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। शाबाश। जतिन, मुस्कान, राधा, कार्तिक जी के नाम से जो है, नीतू,
मनदीप, अजय मूवल जी के नाम से जो है, आंसर कर दो बच्चों। आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड 4 बच्चे हैं जो अभी भी आंसर नहीं कर रहे, तो वो 4 बच्चे सुन लो, आपकी एब्सेंट मार्क होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लास में हो, ठीक है, लेकिन अगर आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप क्लास में ही नहीं हो। आपने क्लास तो फोन में ऑन कर दी पर खुद आप कहीं और चले गए हो, तो इसका ये मतलब निकलता है। इसलिए जितने भी बच्चे अब रेड नाम से, जिनका भी जो है वो रेड कलर में नाम आएगा, समझ जाना कि आज की क्लास के लिए आपकी अब्सेंट लग चुकी है। ठीक है, तो देख लेना भाई, जिसका जिसका भी नाम रेड में आएगा समझ जाना कि आप अब्सेंट थे उस क्लास के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे जो है वो दोनों की लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो आपस में टकरा गए, और जब रेखाएं आपस में टकरा जाती हैं तो रेखाएं हो जाती हैं प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखा की अगर हम हल की बात करें तो कितने हल होंगे? तो सिर्फ और सिर्फ एक हल, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसा नहीं लिखा होगा कि एक हल होगा, आपको एक नया शब्द दिखेगा जो था अद्वितीय। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो, तो अभी शायद एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम पोल में करेंगे। तो अभी के लिए चैट को कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब अगला सवाल है थोड़ा सा अलग, ये भी वैसे हमने पिछली क्लास में किया था। ऐसे सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, लेकिन घबराओ मत, अगर आपको ये नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा इस बार आपको क्या किया, इस बार आपको 2 समीकरण दे दिए। पहला समीकरण दे दिया 5x माइनस का 10y जमा का 15 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण आपको दे दिया 10x जमा 20y जमा 30 और बराबर में 0। तो आपने यहां पर खुद A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 निकालना है। देखना है कि भाई कौन सा वाला केस आ रहा है, उस केस से पता लगाना है कौन सा ग्राफ बनेगा, और ग्राफ से पता लगाना है कि हल कैसे होंगे। ठीक है, तो जिसने भी पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था कोई बात नहीं, अभी आपने स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे ना, तो उस हिसाब से अपना अपना आंसर देने की कोशिश करो। और बाकी इसको तो हमने सीखना ही है, जैसे आपका पोल खत्म होगा इसको हम सीखेंगे कि कैसे करना था, कैसे किया जाता है, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जिसको जितना जितना आता है उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, हैंड रेज 3 बच्चों के, आंसर दिया है 2 ही बच्चों ने, है ऐसे कैसे? रुको, अब हैंड रेज करो, जिसने जिसने आंसर कर दिया अब हैंड रेज करो। ठीक है, अभी 5 बच्चों ने आंसर किया है, और 1 2 3 4, अभी 4 ही बच्चों के हैंड रेज है। सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, जिसको जितना आता है, चाहे आपने ये चीज स्कूल में सीखी हो, चाहे आपने ये पिछली क्लास में सीखी हो, जिसको जितना भी आता है उस हिसाब से बस अपना आंसर दे दो, और उसके बाद जो भी होगा वो हम इसको फिर से तो हमने सीखना ही है ना। 14 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। ठीक है, तो चलो
अभी कौन है जिसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? माइक ऑन करके आपको चाहिए? ठीक है, ठीक है, कर लो। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अमित का। तब तक के लिए बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो। अजय जी के नाम से जो है, कार्तिक जी के नाम से जो है, राधा, नीतू, मनदीप, अगर आंसर दिया है तो हैंड रेज करो, नहीं दिया है तो आराम से दे दो। ठीक है, डन मैम। ठीक है। तो चलिए फिर अभी करते हैं हम वेट 10 सेकेंड्स का और फिर आगे बढ़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में देख सकते हो, आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। तो भाई अभी के लिए तो कुछ बच्चों के नाम लूंगी जिनके मुझे रियल नेम नहीं पता, उन्होंने अपना नाम चैट बॉक्स में लिखना है। जैसे कि अजय मूवल जी के नाम से कौन है, अपना नाम चैट बॉक्स में लिखो। कार्तिक मूवल जी के नाम से कौन है, अपना नाम चैट बॉक्स में लिखो। सीनू मूवल जी के नाम से कौन है, अपना नाम चैट बॉक्स में लिखो। नहीं छोटी, आपका तो पता है, लेकिन अजय जी के नाम से, कार्तिक जी के नाम से और सीनू जी के नाम से कौन है ये मुझे नहीं पता। तो अपना अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लीजिए। तो लगता है नहीं मेरी वॉइस नहीं आ रही, या फिर अभी शायद ये प्रेजेंट नहीं है क्लास में, क्योंकि हैंड रेज भी नहीं करते हैं ये बच्चे हैं। ठीक है, तो फिर चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। आप दो दो आईडी से क्यों ज्वाइन हुए बेटा, एक ही आईडी से ज्वाइन हुआ करो, ठीक है। चलो, तो अभी बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन लिख लिया था मैंने यहाँ पर, इसको फिर से लिख लेते हैं। 5x माइनस का 10y जमा का 15 बराबर में 0, पहला समीकरण ये। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है 10x जमा 20y जमा 30 बराबर 0। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि पोल में ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा, जिन्होंने भी पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, स्पेशली वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमने पहले समीकरण की तुलना करनी होती है किसके साथ, तो इसकी तुलना करते हैं a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0 के साथ। और जो दूसरा समीकरण होता है उसकी तुलना करते हैं a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0 के साथ। अब हमने तुलना कर दी। अब तुलना करने पर हमें क्या करना होता है, वैल्यू निकालनी होती है a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो चलिए मुझे बताइए क्या वैल्यू है a1 की? 5 5। और b1 की? माइनस का 10, बिल्कुल -10। और c1 की? प्लस 15। 15। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं तो भाई a2 की वैल्यू क्या है? 10 10। और b2 की? प्लस 20। और c2 की? प्लस 30। 30। अब हमने निकालना है सबसे पहले a1 बटा a2। ठीक है, a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। a1 की जगह पे 5 था तो मैंने भी 5 लिख दिया, a2 की जगह पे 10 था तो मैंने भी 10 लिख दिया। अब बारी है b1 बटा b2 की, तो b1 लिख दिया और b2 लिख दिया। b1 की जगह पर ध्यान रखो माइनस का 10 है और b2 की जगह पर जमा का 20 है। c1 बटा c2 पे अगर हम निकाल लेते हैं, चलो कोने में, तो c1 की जगह पे 15 है और c2 की जगह पे 30 है। अगर हम a1 बटा a2 निकालें तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1 बटा 2। अगर हम b1 बटा b2 निकालें तो भाई वो कितना आएगा, बताओ जरा।
-1 मैम बटे में 2 -1/2 ठीक है, एक मिनट -1 रुकना। -1/2 ठीक है, -1/2। तो यहाँ पर आ गया -1/2। और अगर हम बात करें C1/C2 की, तो वो कितना आएगा? 1/2। 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो क्या यहाँ पर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर है? नो मैम देखो, A1/A2 था 1/2, लेकिन B1/B2 10 से कम 10, 10 दूनी 20, और माइनस का है, ये -1/2 है। पहले तो इन दोनों को देखो, C1 C2 को तो बाद में शामिल करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आते तब C1/C2 को देखते, पर ये दोनों खुद ही बराबर नहीं थे भाई। ये कैसे थे? एक जमहा का, दूसरा माइनस का। क्या -5 और जमहा का 5 कभी बराबर हो सकते हैं? नो मैम नहीं हो सकते। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं, तो C1/C2 को देखने की जरूरत ही नहीं। सीधा हमारा आंसर निकला कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं था। तो अगर ये बराबर नहीं है, तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? बताओ। अरे ग्राफ बताओ, वो तो हल हो गया ना। ग्राफ बताओ, ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी। और जब ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है, तो हल एक ही होता है, इकलौता ही होता है, मतलब अद्वितीय होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर करेक्ट था वो ऑप्शन नंबर सी नहीं था, वो ऑप्शन नंबर ए था। कैसा था? ऑप्शन नंबर ए। सभी को क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक सवाल यहां पर दूं, 2x - 4y जमहा 8 बराबर 0, 6x - 12y जमहा 24 बराबर 0। करो इसको सॉल्व और मुझे बताओ कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। मैम समांतर होंगी रेखाएं। यस मैम ठीक है, मैम संगत संगत। संगत मतलब विपरीत रूप से अनेक हल। मैम देखियो, मतलब आपका आ रहा है संपाती, ऐसा बोल रहे हो आप? मैम हाँ बोलो। अच्छा, 1 मिनट। बट 24 तो जमा का है ना? 24 जमा का है। ओके नीरज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने A1 B1 C1 का मान निकालना है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि A1 आया 2 के बराबर, B1 आया -4 के बराबर, और C1 आया 8 के बराबर। A2 जो है वो बराबर है 6 के, और B2 जो है वो बराबर है
12 के, ठीक है, -12 के, और C2 जो है वो बराबर है 24 के। हमने निकालना है A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 निकालने के लिए A1 की जगह पे 2 है, 2 लिख दिया, A2 की जगह पे 6 है, 6 लिख दिया। अब हमने निकालना है B1 बटा B2, B1 की जगह पे ध्यान रखो -4 है, और B2 की जगह पे ध्यान रखो -12 है, ठीक है। फिर हमने निकालना है C1 बटा C2, तो C1 बटा C2 लिख दिया, और C1 की जगह पर है 8 और C2 की जगह पर है 24। अब हमने इनको काटना है, कटते हैं तो काट दो दिया करो, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 1/3। उसके बाद देखो, अच्छा जब ये भाग में ऊपर वाली संख्या के पास भी माइनस होता है, नीचे वाली संख्या के पास भी माइनस होता है, तो हम उत्तर में माइनस का निशान लगाते हैं कि प्लस का? प्लस का। बिल्कुल, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास प्लस बचेगा, और इसको काटो जरा, 4 1 कम 4, 4 3 12, तो दोनों संख्याएं यहाँ पे देखो तो माइनस की थी, लेकिन माइनस से माइनस कट गया, इसलिए इसका आंसर 1/3 आया। कैसा? जमहा वाला। पीछे वाले केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि पीछे वाले केस में सिर्फ 10 माइनस का था, 20 तो जमहा का ही था ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। गुणा भाग में क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगाया। लेकिन यहाँ पर देखो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ऊपर नीचे वाले माइनस ही कट गए, तो उत्तर हमारा जमहा का 1/3 आया। और इसको काटो जरा, 8 1 8, 8 3 24, तो ये भी आया 1/3। तो इसलिए हमने जब ध्यान से देखा तो हमको पता चला कि भाई जो A1 बटा A2 है वो B1 बटा B2 और C1 बटा C2 दोनों के ही बराबर है। और जब रेखाएं, जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो रेखाएं होती हैं समपाती। कैसी होती हैं? समपाती। समपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे जो है वो गुजरेगी। और जब रेखा समपाती होती है तो हल कितने होते हैं? अपरिमित। कितने हल होते हैं? अपरिमित। तो इस क्वेश्चन के जो हल होंगे वो अपरिमित होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में, और ध्यान रखना वो क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना। गलती कहाँ करते हैं? तो साइन में गलती करते हैं, प्लस माइनस में गलती करते हैं। जब दोनों ही संख्याएं जमहा की हो तो जमहा ही आता है, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो माइनस से माइनस कट जाता है, और आंसर क्या आता है बताओ? प्लस। प्लस। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस। चलो तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो अभी कर दिया है मैंने ऑफ, और हैंड भी कर दिए हैं डाउन, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से करना। समीकरण में आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल के चेक करना है कि भाई कौन कैसा आ रहा है। तो आपके पास समीकरण है 6x माइनस का 3y जमहा का 10 बराबर में 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण आपके पास है 2x, क्या है? 2x माइनस का y जमहा का 9 बराबर में 0। अब देखो ध्यान देना, इस y के पास वैसे तो कुछ नहीं है, पर हमें पता होता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है। तो ध्यान रखना कि जो आपका B2 है वो क्या आएगा? 1। कैसा वाला 1? प्लस का कि माइनस का? वो खुद से पता लगाओ, ठीक है, अपने आप पता लगाओ। तो चलो बस इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है। सवाल थोड़ा लंबा है तो समय भी मिल जाएगा, और थोड़ी देर बाद ही पोल ओपन करेंगे। जिसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने आंसर को दोबारा से चेक कर लो, बिल्कुल दोबारा से चेक कर लो। पोल अभी मैं ओपन नहीं कर रही, पोल थोड़ी देर बाद ही आपको ओपन किया जाएगा,
देख लो कि जब आपने A1 बटा A2 का मान निकाला तो क्या आंसर आया और किस में आंसर आया। फिर जब B1 बटा B2 का सॉल्व किया इसको, तो देखो आंसर क्या आया और कैसा आया, प्लस में आया कि माइनस में आया। ठीक है, फिर C1 बटा C2 को निकालो, C1 बटा C2 निकाल के देखो कि भाई क्या आ रहा है, प्लस माइनस जो भी जैसा भी, और संख्याएं सेम है कि अलग अलग है, वो सब कुछ खुद से चेक करो। ठीक है, तो अभी 5 सेकेंड में पोल ओपन हो जाएगा और जिसने आंसर कर दिया है दोबारा से चेक कर लो और उसके बाद ही आंसर करना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल अभी ओपन हो चुका है। जाओ। आराम से सोच समझ के, किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है। और आंसर जो आपको दिखते हैं ना, वो भी आपको पोल एंड होने के बाद अब दिखेंगे। ठीक है, जो आपको पोल का रिजल्ट दिखता है वो अब आपको दिखेगा जब आपका पोल खत्म हो जाएगा उसके बाद। चलो, जिसने जिसने आंसर कर दिया वो अपना हैंड रेज कर देना, और जिसने जिसने आंसर नहीं किया भाई वो आराम से कर लो, बिल्कुल आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज की। जयदीप तो काफी दिनों बाद क्लास में आए भाई, कहाँ होते हैं जयदीप आजकल। ठीक है, 12 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से करो सोच समझ के। और इसके बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अच्छे से कर लो इस टॉपिक को खत्म, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो बस हैंड रेज करते जाओ। जैसे जो जो आंसर देता जा रहा है बस अपने हैंड रेज करते जाओ, एंड बाकी बच्चे आराम से सॉल्व करो। पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालो, फिर उनका अनुपात निकालो, फिर देखो कि आंसर सेम है या अलग अलग है, कैसा आ रहा है। फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। एक बार ये पता चल जाए कि ग्राफ कैसा बन रहा है, फिर तो हल निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है ना। चलिए, वेरी गुड। पंद्रह बच्चों ने अपने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। 16 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई। 21 बच्चे क्लास में हैं और 21 में से 17 बच्चों ने आंसर दे दिया। तो अभी जो रहते हैं उनके नाम एक बार ले लेती हूँ मैं। तो अभी तक आंसर देने वाले हैं कार्तिक जी के नाम से जो है, और रोहित आपने भी आंसर नहीं दिया है, बाकी तो सभी ने दे दिया। ठीक है, फिर करते हैं 10 सेकंड का। अच्छा, मुस्कान और मनदीप बच्चों, आपने भी आंसर नहीं किया है अभी तक। अगर आंसर दे दिया है मुस्कान ने और मनदीप ने तो हैंड रेज कर दो। गूगल ने भी अभी आंसर नहीं किया, ठीक है, तो आप भी अभी आंसर कर दो। किसे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? अगर किसी को चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर कुछ मत बोलिए। किसी को नहीं चाहिए, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। 10, ओके बेटा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल को कर दिया है एंड। अब इसका रिजल्ट आप पोल में जाके देख सकते हो कि कितने बच्चों ने आंसर किया और कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना था। ठीक है, बताओ अपना अपना आंसर।
चलो भाई देखते हैं, तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमें समीकरण दे रखे थे, वो हमने लिख लिए यहाँ पर, जिसका नाम था पहले ऊपर 6x माइनस का 3y जमा का 10 बराबर में 0, और जो हमारा दूसरा समीकरण था वो था 2x माइनस अकेला y जमा का 9 बराबर में 0। अब यहां से निकालनी है हमने फटाफट से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान। बिल्कुल सिंपल था। a1 है 6, b1 है माइनस का 3 और c1 है 10। अगर बात करें a2 की तो a2 है 2, b2 है -1 और c2 है 9। तो हमने निकाला a1 बटा a2 और यहां पर निकाल लेते हैं b1 बटा b2। a1 की जगह पे 6, a2 की जगह पे 2 लिख दिया, b1 की जगह पे माइनस का 3, b2 की जगह पे माइनस का 1 लिख दिया। अब निकाल लेते हैं c1 बटा c2 भी, तो c1 की जगह पर 10 और c2 की जगह पर 9 ये भी लिख दिया। ये कट रहे थे, काट दिया, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो हमारा आंसर आया 3 बटे में 1, जिसको हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। b1 बटा b2 को देखो, माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास बच गया जमा का 3 बटा 1, जिसको मैंने क्या बताया अभी अभी, जिसको हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या 10 बटा 9 आपस में कट पाएंगे, काट सकते हो इनको? नहीं, तो ये 10 बटा 9 ही ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो यहां पर हमने देखा कि भाई हुआ क्या, तो हुआ ये कि जो हमारा a1 बटा a2 था वो तो b1 बटा b2 के बराबर आ चुका है, लेकिन जो c1 बटा c2 है वो बराबर नहीं है। तो जब केस ऐसा होता है तब रेखाएं होती हैं समांतर, और जब रेखाएं होती हैं समांतर तो हम कहते हैं इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि 12 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन 6 बच्चों ने अभी भी थोड़ा थोड़ा सा गलत कर दिया। 4 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए। जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर ए तब होता जब ये बराबर नहीं आते, लेकिन ये बराबर आए, ये भी हमारा 3 के बराबर और ये भी 3 के बराबर ही आया। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसके तो सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम अपने रैखिक समीकरण युग्म का जो हल निकाल रहे थे वो ग्राफ को देख के निकाल रहे थे कि भाई अगर ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेद करेगा तो उसका एक ही हल होगा, और हमें ये भी पता है कि वो हल होगा कौन, तो ये बिंदु। इस बिंदु का जो नाम होगा, मतलब मान लो इस बिंदु का नाम मैंने लिखा 3,2, तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका हल भी कितना है, उसका हल भी 3,2 है। मतलब x है 3 के बराबर, y है 2 के बराबर। ठीक है, और अगर हमारी रेखाएं समांतर हो तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल ही नहीं होगा, और अगर हमारी रेखाएं समपाती हो तो हम कहेंगे भाई इसका तो कोई भी बिंदु उठा लो वो सारे ही इसके हल हैं। इस केस में तो क्या होगा कि कोई भी बिंदु उठा लो सारे ही इसके हल हैं। जैसे कि मान लो ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। मान लो मैंने इनके नाम लिखे, इसका नाम लिखा मैंने 5,2, इसका नाम लिखा मैंने 4,4 और इसका नाम लिखा मैंने 3,2, 2 नहीं सॉरी 6। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ संपाती रेखा में इन तीनों में से हल कौन है, सोचो और बताओ। संपाती रेखा में जो मैंने 3 बिंदु लिखे, इनमें से हल कौन है, कौन सा वाला बिंदु रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा? आवाज आ रही है मेरी? तो बताओ फटाफट से। 4,5 नहीं, रेखाएं समपाती हैं, सभी बिल्कुल करेक्ट, सभी होंगे।
जब रेखा संपाती होती है तो जितने भी बिंदु होंगे वो सारे ही उसके हल होंगे। तो इस देखो प्रतिच्छेदी के केस में हल था एक, वो लिख दिया। संपाती के केस में हम कहते हैं कि अनगिनत हल निकलते हैं, तो भाई तभी तो हम लिखेंगे ना कि यहाँ पे भी हल कौन है, सारे के सारे जितने बिंदु इस रेखा पे आएंगे वो सारे इसके हल होंगे। तो यहाँ पर बात करें तो 5,2 भी इसका हल है, 4,4 भी इसका हल होगा और 3,6 भी इसका हल होगा। अभी तक हल निकल रहे थे ऐसे, ठीक है, ग्राफ बना बना के। पर मान लो अब हर सवाल में हम ग्राफ तो नहीं बना सकते ना, अब हमें कोई और विधि हमें तो ढूंढनी पड़ेगी जिसमें बिना ग्राफ से हम हल निकाल सके। तो तब हम इस्तेमाल करते हैं बीज गणित विधियों को, क्या करने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालने के लिए। अभी तक हल निकाल रहे थे ग्राफ की मदद से, अब ग्राफ नहीं बनाएंगे, अब हम कैलकुलेशन करेंगे और अपना हल निकालेंगे। किस किस विधि से, तो चलो पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, पहले तो नाम पढ़ने से पहले ये बताओ, अगर कभी आपको ऐसा बिंदु दिख जाए जैसे कि वर्गमूल 3 दिख जाए या 4/13 दिख जाए, 1/19 दिख जाए, 1.5 दिख जाए, चलो इसको रहने दो, दशमलव वाले को रहने दो। अगर आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं, क्या इनको आप ग्राफ के ऊपर दर्शा सकते हो, हाँ या ना? वर्गमूल का 3 कभी देखा वर्गमूल 3 का ग्राफ? नहीं देखा है भाई। 4/13 नहीं भाई, इसको भी नहीं दर्शा सकते। 1/19 इसको भी नहीं दर्शा सकते। तो इसीलिए इनका ग्राफ बनता तो है पर हमारे लिए वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें एक ऐसी विधि भी पता होनी चाहिए जो कि जिसमें हमें ग्राफ ना बनाना पड़े, बिना ग्राफ बनाए हम क्या कर सके, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार के बिंदुओं के ग्राफ को बनाने में और उस ग्राफ को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इन तरीके के सवालों में ग्राफ वाली विधि हमारा साथ नहीं देती, हमारे काम नहीं आती। तो क्या हल निकालने की कोई और अन्य विधि है? तो हमने कहा जी बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है विधि। कौन सी विधि है? तो उसे हम कहते हैं बीज गणित विधि। और ये दो तरह की होती है जिनका नाम आपने सुना होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे। पहली विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि को कहते हैं विलोपन विधि। वैसे अगर आप पिछली साल अगर 10th क्लास में होते तो आप एक और विधि पढ़ते जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन इस बार आपके लिए काफी अच्छी बात है कि जो वज्र गुणनखंड विधि है वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको काट दिया गया है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 विधियां हैं, नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि। अच्छा, पहले तो इनके बारे में एक चीज देख लेते हैं कि सवाल आपको पेपर में कैसा आएगा। आपको समीकरण लिख रखा होगा, आपको बोला होगा कि क्या करो, इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अगर तो सवाल में ऐसा लिखा है तब तो आपको उसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। अगर सवाल में लिखा है कि भाई इस सवाल को विलोपन विधि से हल करो तो आपने उसको विलोपन विधि से ही हल करना है। लेकिन मान लो सवाल में सिर्फ इतना लिखा है कि इस समीकरण युग्म को हल कीजिए, विधि का नाम नहीं लिखा है, तो आप क्या करोगे, जो भी विधि आपको इन दोनों में से अच्छी लगेगी, आसान लगेगी, आप उसकी मदद से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि सवाल में आपको ये छूट दी है कि नहीं। अगर सवाल में बोला प्रतिस्थापन तो आपको प्रतिस्थापन से ही हल करना है, सवाल में लिखा विलोपन तो विलोपन से ही हल करना है। अगर सवाल में कुछ लिखा ही नहीं तब आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो प्रतिस्थापन विधि का एक रूल होता है, एक नियम होता है, उसको हम सीखते हुए चलेंगे तभी आप इसको कर पाओगे, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपसे सवाल पूछा है कि बच्चों x जमा y अगर 9 के बराबर है, क्या है, x जमा y अगर 9 के बराबर है और आपको बोला है कि x यहाँ पर 4 के बराबर है, तो बताओ y कितने के बराबर हुआ? 5 लिख दिया बच्चों ने, तो वेरी गुड, लिख भी दिया 5। x की जगह पे हमने 4 लिखा, y को ऐसे कैसा रहने दिया, 9 का 9 लिखा, y को अकेला छोड़ा और इसको वहां भेजा तो 9 में से 4 गए तो आ जाएगा 5। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने यहाँ पे x का मान रखा, जब मैंने यहाँ पे x की जगह पे 4 रखा, तो इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं कि मैंने x को हटा दिया, x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो इसी को कहेंगे प्रतिस्थापन करना, कि मैंने x को प्रतिस्थापित कर दिया है उसकी जगह पे 4 लिख के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर x माइनस वाई 15 के बराबर है और y अगर आपको 6 दे रखा है तो x का मान बताओ। 9 9
यस मैम। x का मान निकालना है, y दे रखा है 6। अब बताओ, नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। बराबर के उस पार भेजते हैं तो चिन्ह कैसे हो जाते हैं? प्लस के उल्टे। हाँ मतलब तो वैसे हो जाएगा। फिर 9 कैसे आया? 21। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। x को छोड़ देंगे बिल्कुल अकेला। और ये जो 6 है बच्चों, यहाँ पे देखो तो ये माइनस का 6 है। इस माइनस के 6 को उठा के जब उधर भेजेंगे तो ये जमा का 6 बन जाएगा। ये रूल आपको आने चाहिए। अगर आपको ये वाले रूल नहीं आएंगे तो प्रतिस्थापन विधि में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर ये रूल आपको आते हैं तो फिर प्रतिस्थापन विधि आपको काफी आसान लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया 15 में 6 जोड़ा हो गया 21। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 21 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ, अगर x जमा y 14 के बराबर है और x माइनस y 4 के बराबर है तो x का मान क्या होगा? अब आपको यहाँ पे चर का मान दिया ही नहीं, ना तो x का मान दिया ना तो y का मान दिया, आपको दे दिए बस 2 समीकरण और बोला कि इनमें कुछ ऐसा करो, कुछ इसमें तोड़ मरोड़ करके x और y का मान निकालो। तो हमने कहा जब दिया ही नहीं तो क्या करें हम, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें क्या करना होता है, हमने एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिखना होता है। मतलब या तो x को y के रूप में लिखो या तो y को x के रूप में लिखो। कैसे लिखेंगे? चलो लिख के बताती हूँ। पहला समीकरण लिया मैंने, कौन सा लिया? पहला समीकरण। मैंने x को अकेला छोड़ा, किसी एक चर को अकेला छोड़ना ही पड़ता है, तो मैंने x को छोड़ दिया अकेला। अच्छा, बराबर के उस पार 14 था, y वहां जाएगा तो कैसा बन जाएगा? प्लस का माइनस का? माइनस का, बिल्कुल। तो y वहां जाके बन गया माइनस का। तो मैंने x को y के रूप में लिख दिया है, तो ये मेरे लिए एक नया समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा समीकरण बन गया। अब देखो, अब x जो है वो 14 माइनस y के बराबर है। तो जिस समीकरण से मैंने x का मान निकाला उसको अभी के लिए भूल जाओ। मैंने पहले समीकरण से x का मान निकाला तो इसको अभी के लिए भूल जाओ। अब क्या करेंगे, इस x के मान को दूसरे समीकरण में भर देंगे। दूसरा समीकरण है मेरा x माइनस वाई बराबर में 4। हमने क्या किया, पहले वाले समीकरण से x का मान निकाला। अब x का जो मान नया निकल के आया है उसको भर दो। कहां भर दो? तो दूसरे समीकरण के x में। तो इस x की जगह पे मैं अब 14 माइनस वाई लिखूंगी और माइनस का y ऐसे का ऐसा और 4 ऐसे का ऐसा। तो बस इसे कहते हैं प्रतिस्थापन, कि मैंने क्या किया, x की जगह पे हटा के एक नई चीज को लिख दिया, उसका प्रतिस्थापन कर दिया। तो ये बन गया 14 माइनस वाई बराबर 4। पता है वाई वाली चीजें आपस में जमा भी हो जाती हैं, माइनस भी हो जाती हैं। तो ये बन गया 14 माइनस 2y बराबर है 4। और इसको आगे हम हल करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, अभी किया तो बहुत लंबा हो जाएगा और कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हमने सिर्फ इतना सीखा कि प्रतिस्थापन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक चर को अकेला छोड़ो और उस चर को दूसरे के रूप में लिखो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सभी ने जरूर आना है। किसी ने भी ये मत सोचना कि शनिवार है तो भी छुट्टी मना लेते हैं, जी नहीं, क्लास जरूर लगानी है, नहीं तो आपकी प्रतिस्थापन विधि छूट जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है ग्राफ वाली चीजों को लेके तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर डाउट सिखाओगे क्या होगा, इक्वेशन बनानी सिखाओगे क्या? हाँ बिल्कुल, ये सीखेंगे हम आगे। ठीक है, चलो जो डाउट है तो बायां क्लास में और दाएं बने जैसे रहो। कि प्लस और माइनस करते ऐसे क्या मैम? अगर आपको अभी सीखना है तो अभी सीख लेते हैं। ठीक है, मैम शनिवार को क्लास आएगी क्या? बिल्कुल कल आपकी क्लास है बच्चों। ठीक है, तो अभी के लिए बाकी बच्चों को गुड नाइट, बाय बाय। जिनका डाउट है वो प्लीज क्लास में रहो।